कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स एवी नोड को क्रॉस करके नीचे के चैम्बर को सप्लाई नहीं करती है, जिसके कारण ऊपर का चैम्बर अलग पंपिंग करता है, नीचे का चैम्बर अलग पंपिंग करता रहता है। दोनों में आपस में कोई तालमेल नहीं होता है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के टेम्परेरी और परमानेंट दो तरह के कारण रहते हैं। टेम्परेरी कारण में जैसे पोटेशियम ज़्यादा हो जाना, कोई इन्फेक्शन होना या ड्रग ओवरडोज होना, जैसे बीटा ब्लॉकर ज़्यादा हो जाना। इन कंडीशन में धड़कन 1 से 2 दिन में आपकी नॉर्मल आ जाती है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के परमानेंट कारण होते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर डिजीज, डिजनरेटिव डिजीज, हार्ट अटैक, स्पेशली इंटरवल एमआई, कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक। इन कंडीशन में परमानेंट पेसमेकर लगाया जाता है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में पेशेंट की धड़कन बहुत लो हो जाती है, हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण पेशेंट को चक्कर आना, बेहोशी होना, थकान होना, छाती में दर्द लगना और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के ईसीजी में पीपी इंटरवल रेगुलर रहती है, आरआर इंटरवल रेगुलर रहती है, पीआर इंटरवल चेंज होती रहती है। पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कोई रिलेशन नहीं रहता है, पी वेव ज़्यादा रहती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बजाय। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी में एट्रोपिन और आइसोप्रिनिल दी जाती हैं, जो ज़्यादा असरदार नहीं होती हैं, इसलिए टेम्परेरी पेसमेकर या परमानेंट पेसमेकर लगाया जाता है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के क्या सिम्टम्स रहते हैं? इसमें चेस्ट पेन और सांस लेने में दिक्कत होती है, और ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं या हेवी वर्क करते हैं जब ज़्यादा होता है। इसके साथ में आपको चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है और थकान रहती है। धड़कन तेज़ लग सकती है, पेट में और पैरों में सूजन आ सकती है। पर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं रहते हैं और अचानक वो सडन डेथ करके भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के डायग्नोसिस के लिए क्या टेस्ट करवाने होते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है 2D इकोकार्डियोग्राफी। इको में ये पता चल जाता है आपकी वॉल थिकनेस कितनी है और ब्लड पंप करने में कितनी रुकावट आ रही है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का डिटेल इको देखने के लिए आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। साथ में ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जैसे चेंजेस आते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर कार्डियक एमआरआई भी करवा सकते हैं। डीसीएमपी क्या होता है? डीसीएमपी का फुल फॉर्म होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। का मीनिंग होता है डायलेटेड मीन्स बड़ा, कार्डियो मीन्स हार्ट, मायो मीन्स मसल्स, पैथी मीन्स बीमारी, यानी हार्ट मसल्स की बीमारी, जिसके कारण आपका हार्ट बड़ा हो जाता है, हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और हार्ट की जो पंपिंग पावर है वो कम हो जाती है। हार्ट की जो पंपिंग पावर है यानी इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 35 या उससे भी कम हो जाती है। इस इको में ये माइल्ड पेरिकार्डियल इफ्यूजन है। इसके ट्रीटमेंट के लिए इसका जो कारण है उसको ट्रीट करते हैं तो ये ठीक। ब्रेन स्ट्रोक को कैसे पहचानें? इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके लिए आपको याद रखना है बी फास्ट। बी मीन्स बैलेंस, आपके अचानक बैलेंस में दिक्कत होती है। ई मीन्स आई, आंखों में देखने में दिक्कत है या डबल दिखाई देता हो। एफ मीन्स फेस, यानी फेस का एक साइड का एरिया है उसमें सेंसेशन कम हो गए या फिर वो ड्रूप हो गया, नीचे की तरफ गिर रहा है। ए मीन्स आर्म, अपनी दोनों आर्म को ऊपर की तरफ करो, जिस साइड में वीकनेस होगी वो आर्म नीचे चली जाएगी। एस मीन्स स्पीच, बोलने में आपको डिफ़िकल्टी होएगी। टी मीन्स टाइम। यदि ये सारे सिम्टम आपको दिखाई देते हैं या इनमें से कुछ भी सिम्टम दिखता है तो फटाफट आप मेडिकल एडवाइस लें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट। ब्रेन स्ट्रोक में सिर का सीटी स्कैन करवाना एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इससे 3 बातें पता चलती हैं। पहला, दिमाग की नस फटी है या दिमाग की नस में ब्लॉकेज हुआ है। दूसरा, दिमाग के कौन से एरिया पे असर पड़ा है। और तीसरा, दिमाग के कितने ज़्यादा एरिया को नुकसान हुआ है। इस्चेमिक स्ट्रोक में आपके दिमाग की नस बंद हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए जितना जल्दी नस को खोलेंगे, ब्लड सप्लाई चालू करेंगे, उतना ही पेशेंट को परमानेंट डैमेज कम होगा। इसको खोलने के लिए आपको इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको
3 घंटे से लेकर 4.5 घंटे के अंदर अंदर यदि आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो दे सकते हैं। ये ब्लड क्लॉट को घोल देता है और ब्लड सप्लाई चालू कर देता है। जिन लोगों को ये इंजेक्शन नहीं दे सकते उनमें आपकी पैर की नस से जाके एक तार और एक कैथेटर लेके जो ब्लड क्लॉट है उसको पकड़ के वहाँ से निकाल सकते हैं, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। इसके साथ में खून को पतला करने की मेडिसिन एस्प्रिन दी जाती है। आपका ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने की मेडिसिन दी जाती है। ब्रेन का प्रेशर कम करने की मेडिसिन जैसे मैनिटोल दी जाती है। ये सब करने के बाद में भी यदि आपका ब्रेन का प्रेशर कम नहीं होता है तो डीकम्प्रेशन क्रेनियोटोमी यानी सर्जरी करके ब्रेन का प्रेशर को रिलीज किया जाता है। ब्रेन हेमरेज होने के बाद में दिमाग में ब्लीडिंग को रोकना और दिमाग का प्रेशर कम करना, ये 2 टारगेट रहते हैं। इसके लिए बीपी कम करने की मेडिसिन, प्रेशर कम करने के लिए मैनिटोल, सीजर नहीं है इसलिए सीजर की मेडिसिन और ज़रूरत पड़ी तो क्रेनियोटोमी यानी ब्रेन की सर्जरी भी की जाती है। What is the kind of seizure this patient is having and how to manage this outside the hospital? First, stay with the patient. Second, remove all the hard objects or the sharp objects from the patient's surrounding, as in this case, the bike. Third, if available, provide pillows so as to prevent any kind of head injury. And fourth, give the patient a recovery position or a lateral position so as to prevent any kind of aspiration. And if this doesn't settle, obviously you need to call the ambulance or shift the patient to the emergency. If during the initial stabilization phase, the first 5 minutes, seizures persist, then it's necessary to go to the initial therapy phase, 5 to 20 minutes. During that time, benzodiazepines are always the initial therapy of choice with level A support. Your options are IM midazolam, IV lorazepam, IV diazepam as optimal initial therapies, whichever is available and clinically indicated. If none of those options are available, IV phenobarbital, rectal diazepam, or intranasal or buccal midazolam are also options. When to avoid ringer lactate in the patient? Ringer lactate solution contains the lactate which is metabolized in the liver into the bicarbonate. The lactate converted into the bicarbonate in the liver. So if there is a liver disease, then the lactate cannot converted into the bicarbonate and it produces the lactic acidosis in the patient. So you should avoid ringer lactate in the liver disease patient. You should also avoid ringer lactate in the severe alkalotic condition because the lactate which is converted into the bicarbonate produce the more alkalosis. So the alkalotic condition like severe vomiting and the continuous nasogastric aspiration. In this condition you should avoid RL. You should also avoid ringer lactate in kidney disease and the Addison's disease because ringer lactate contains the potassium, 5 milliequivalent of potassium in 1 liter of ringer lactate. The Addison's disease and the kidney disease both can worsen by the hyperkalemia. So you should avoid RL in the kidney disease and the Addison's disease. NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, should be avoided in a cirrhosis of liver because NSAID can lead to the inhibition of the prostaglandin which leads to the renal vasoconstriction and it leads to the AKI and electrolyte imbalance. A single dose of NSAIDs can also precipitate variceal bleed in a case of cirrhosis of liver and which can be life-threatening. So we have to avoid NSAIDs like diclofenac, aceclofenac, pyroxicam, naproxen for the pain management in a case of cirrhosis of liver. We can give paracetamol or the Ultracet for the pain management. Sham, what happened? Sir, I got a needle stick injury when I was drawing blood for a patient. Don't panic. I will check the patient's HIV, hepatitis B and C status. If they are negative, then you are safe. He has chronic hepatitis B and is on tenofovir therapy, but I have not checked his HIV or hepatitis C status. If you have not taken your 0, 1 and 6 month doses of hepatitis B vaccine or post immunization, if your anti-HBs titers were less than 10 MIU per ml, then we'll have to immediately give you hepatitis B immunoglobulin and start you on hepatitis B vaccination. Sir, I have taken the complete course of hepatitis B vaccines and my post immunization anti-HBs titers were more than 10. Oh, then you are safe. But we'll start you on tenofovir, dolutegravir and lamivudine post-exposure prophylaxis for HIV. We'll counsel the patient and send testing for HIV and hepatitis C. Okay, sir. I will prepare for counseling the patient. Sham, no, that's not how you recap a needle. Keep them on the table and I'll show you the right way. Don't hold the cap in your hand before inserting the needle, otherwise you may prick yourself. Instead, keep the cap on the table, gently insert the needle inside, and once you're sure that the needle has gone in, you can press down to secure. That way you'll avoid getting pricked. Sir, but what if he is hepatitis C positive? Hepatitis C now has a 99.5% cure rate. Our viewers will tell you what are the current preferred medications used in treatment of hepatitis C.
3 reasons for you to have memory loss or forgetfulness even if you are young. यंग लोगों में, यंग पीपल में मेमोरी लॉस यानी कि भूलने की दिक्कत के जो 3 सबसे मुख्य कारण हैं वो हैं, नंबर 1 विटामिन B12 डेफिशिएंसी. यस, विटामिन B12 ना सिर्फ न्यूरोपैथी यानी कि नर्व की दिक्कत कर सकता है बल्कि मेमोरी लॉस का सबसे कॉमन रिवर्सिबल कॉज भी रहता है. सेकेंड, हाइपोथायरॉयडिज्म, अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का दिक्कत जिसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जा रहा है, जो कि अनकंट्रोल्ड है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मेमोरी लॉस इन यंग पीपल. एंड थर्ड ऑफ कोर्स लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिस्ट्रैक्शंस. तो अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, अगर आप एक ही काम में मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक ही टाइम में आप आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि हमारी बॉडी को आयरन की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड आयरन? आयरन इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. आयरन हीमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है और आयरन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना बॉडी सेल्स तक. अगर आयरन की कमी होगी तो बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी एंड द सेल्स फील टायर्ड बिकॉज ऑक्सीजन इज द एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी सेल्स. इफ बॉडी सेल्स आर टायर्ड, बॉडी ऑर्गन्स आर टायर्ड, देन वी फील टायर्ड. हमें थकान होती है, फिटीग होता है एंड मल्टीपल अदर सिम्टम्स. वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन अनदर वीडियो. बट टुडे आई वांट टू टेल यू आयरन रिच फूड आइटम्स. अब अनडाउटेडली नॉन वेजिटेरियन फूड, फॉर एग्जाम्पल फिश, लिवर, इनमें आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है. बट मैं आपको 5 वेजिटेरियन फूड आइटम्स बताना चाहती हूँ जिनमें कि आयरन का बहुत अच्छी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है. सो 1 इज स्पिनच, दैट इज पालक. सेकेंड, बीन्स. थर्ड, ब्रोकली. फोर्थ, पंपकिन सीड्स, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में आजकल. अगर आप 1 स्पून पंपकिन सीड्स भी डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, इट विल हेल्प यू नॉट जस्ट प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी, इट विल हेल्प यू इन ट्रीटिंग आयरन डेफिशिएंसी ऑल्सो. अगर आप में से कोई भी आयरन टैबलेट लेता है तो उनके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं. पहला, आयरन टैबलेट हमेशा एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए. खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद आयरन का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है. स्पेशली दूध और चाय के साथ आयरन टैबलेट कभी ना लें क्योंकि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं. अगर किसी को भी आयरन टैबलेट से गैस्ट्राइटिस या गैस का प्रॉब्लम होता है या कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसा प्रॉब्लम होता है, उनके साइड इफेक्ट्स फेस कर रहे हैं, तो वो खाने के साथ भी ले सकते हैं. सेकेंडली, विटामिन सी रिच फूड आइटम्स यानी कि नींबू पानी, संतरे का जूस, मौसमी का जूस, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़ाते हैं. तो आयरन टैबलेट का ऑलमोस्ट 80 to 90% आयरन आपकी बॉडी सिस्टम तक पहुंचता है. इसीलिए हमेशा एडवाइजेबल है कि आयरन टैबलेट खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद 1 ग्लास नींबू पानी, संतरे का जूस या मौसमी का जूस के साथ ही लें ताकि उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. थैंक यू. कल हमने नर्व इश्यू यानी कि नसों की दिक्कत या न्यूरोपैथी के सिम्टम्स के बारे में बात की थी. आज मैं आपको उसके कॉजेज यानी कि कारण के बारे में बताना चाहती हूँ. न्यूरोपैथी के कॉजेज की लिस्ट बहुत बड़ी है, बट अगर हम बात करें 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज की, 3 सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो आपको पता होने चाहिए, तो वो है नंबर 1 डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स. नंबर 2 विटामिन B12 डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन B12 की कमी. एंड नंबर 3 थायराइड इशू. तो अगर आपको नर्व रिलेटेड इशू आर यू हैविंग इनफ ऑफ विटामिन B12 इन योर डाइट? क्या आप अपनी डाइट में इनफ विटामिन B12 ले रहे हैं? So as we know, vitamin B12 is not only important for our hemoglobin, it is also important for a healthy brain, having a good memory and for healthy nerves. हमारे नर्वस सिस्टम में vitamin B12 का बहुत अहम रोल है. सो विटामिन B12 के सोर्सेज की अगर बात करें तो रिचेस्ट सोर्स है नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स, दैट इज फिश एंड मीट. अदर देन दैट, एग योक, स्पिनच एंड मशरूम हैव गुड क्वांटिटीज ऑफ विटामिन B12. रीड आपकी बोन हेल्थ यानी कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे कि कैल्शियम रिच फूड आइटम्स, यानी कि कैल्शियम की डाइट में क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. हमारी बॉडी को ऑन अ डेली बेसिस मिनिमम ऑफ 500 मिलीग्राम टू 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है. सो कैल्शियम रिच फूड आइटम्स में होता है दूध, दही, पनीर, रागी, सोयाबीन. ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिनमें कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है और ये डेली बेसिस पे कंज्यूम करने चाहिए.
सेकेंडली विटामिन डी यानी कि सनशाइन विटामिन। सो विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कैल्शियम रिच फूड आइटम्स ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, बट विटामिन डी की डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो कैल्शियम पूरी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर विटामिन डी लेवल्स टेस्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड टू हैव नॉर्मल विटामिन डी लेवल्स। थर्ड, स्ट्रेंथन योर बोन्स विद एक्सरसाइज। मैं अपनी हर थर्ड वीडियो में फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस जरूर करती हूँ, बिकॉज इट इज important not just to keep your blood pressure and sugar levels under control, it also strengthens your bones. It is also good for your bone health. Do you also feel tired all the time? क्या आपको हमेशा थकान महसूस होती है? You are most likely vitamin D deficient. आपको भी हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। अब एक सवाल बहुत बार मुझसे पूछा गया है कि मैम हम विटामिन डी का सैशे, पाउडर, सिरप, कैप्सूल कभी कभी ले लेते हैं बीच में, फिर भी हमारा विटामिन डी बढ़ता नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है क्योंकि आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं। मैं आज आपको वो तरीका बताना चाहती हूँ। तो चाहे विटामिन डी का आप सैशे ले रहे हैं, पाउडर फॉर्म में उसको ले रहे हैं, या फिर आप उसके कैप्सूल्स ले रहे हैं, या फिर आप उसका सिरप ले रहे हैं, उसमें आपको अगर आपका विटामिन डी लेवल डेफिशिएंट है, अगर नॉर्मल रेंज से कम है, तो आपको 60,000 यूनिट्स वंस इन अ वीक फॉर 8 वीक्स यानी कि 2 मंथ्स के लिए वंस इन अ वीक लेना है। और उसके बाद शुरू होता है मेंटेनेंस फेज, जिसमें आपको लेना होता है 60,000 यूनिट्स का वो एक कैप्सूल या एक सैशे पाउडर फॉर्म में, या फिर एक बॉटल जो सिरप में आता है उस फॉर्म में, वंस इन अ मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। वो होता है उसका कंप्लीट कोर्स। So the complete duration of treatment of vitamin D deficiency is 8 months. I will repeat it: once in a week for 8 weeks, followed by once in a month for 6 months. This is how you should take vitamin D. अगर आप vitamin D को इसके accordingly लेंगे, you will not be deficient with vitamin D anymore. So forward, विटामिन ई ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए बल्कि हमारी ब्रेन और हमारी नर्व हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नर्व हेल्थ के टॉपिक में हम विटामिन B12 की बात कर चुके हैं, आज हम विटामिन ई की बात करेंगे। विटामिन ई हैज़ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इट प्रोटेक्ट्स दी सेल्स फ्रॉम डाइंग। नाउ विटामिन ई डेफिशिएंसी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी यानी कि कमी से हमें नर्व डैमेज हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है, एटेक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि इम्बैलेंस का इशू भी हो सकता है। विटामिन ई रिच फूड आइटम्स की अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें विटामिन ई की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, तो उसमें आता है आलमंड्स यानी कि बादाम, पालक, फ्रूट्स में कीवी एंड वेजिटेबल ऑयल। रीड द कैप्शन टू नो मोर अबाउट दिस। वॉलनट यानी कि अखरोट ना सिर्फ ब्रेन जैसा दिखता है बल्कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बट वाई? सो गाइज, वॉलनट यानी कि अखरोट में 2 कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स एंड अल्फा 3 ओमेगा एसिड, जो कि दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। अब एज के साथ हमारे ब्रेन में धीरे धीरे फंक्शनैलिटी कम होती चली जाती है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये जो वॉलनट के दोनों कंपाउंड्स मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं एंड दोनों ही उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का ब्रेकिंग सिस्टम है, एंड दैट इज हाउ दे इंप्रूव ब्रेन हेल्थ। सो आई विल सजेस्ट कि कल से आप 2 वॉलनट यानी कि 2 अखरोट अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट फूड आइटम्स व्हिच आर ग्रेट फॉर योर ब्रेन हेल्थ, एंड रीड द कैप्शन। डोंट डू दीज 4 थिंग्स इफ यू वांट टू हैव अ प्रॉपर स्लीप। अगर आपको एक प्रॉपर नींद, प्रॉपर स्लीप चाहिए, तो ये 4 चीजें जो आपको नहीं करनी है। पहला, डू नॉट हैव कॉफी और टी आफ्टर 6 PM। शाम को 6 बजे के बाद कॉफी या टी का सेवन नहीं करना है। सेकेंडली, खाना, अपने खाने का टाइमिंग अपने सोने के टाइमिंग से एटलीस्ट 2-2.5 घंटा पहले का रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 बजे सोना चाहते हैं तो आपका डिनर 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 8:30 से पहले हो जाना चाहिए। खाने के तुरंत बाद सोने नहीं जाना चाहिए, दैट लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन योर स्लीप हॉर्मोन्स। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंटली, डिजिटल डिवाइसेस। सोने से एटलीस्ट 1.5-2 घंटा पहले डिजिटल डिवाइसेस को बंद कर दें। ब्लू लाइट का एक्सपोजर अगेन आपके स्लीप हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, वो आपके स्लीप को अच्छा नहीं रखेगा, तो उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। आप अखबार पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, बट अवॉइड एक्सपोजर टू ब्लू लाइट एटलीस्ट 1.5 to 2 hours बिफोर योर स्लीपिंग टाइम। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, हैव रेगुलर स्लीप साइकिल्स। एक रेगुलर स्लीप साइकिल होना चाहिए, आपका टाइमिंग रेगुलर होना चाहिए। डोंट मेक इरेगुलर स्लीप साइकिल्स, राइट? तो रेगुलरिटी का मीनिंग है कि अगर आपने 10 से 5 की नींद लेनी है तो डेली आपका ये एम होना चाहिए कि बाय 10 PM आई गो टू स्लीप, आई फिनिश ऑफ माई वर्क बिफोर 8 or 8:30 and I go to sleep by 10 PM. That is what I mean by regular sleep cycles. So follow these sleep hygiene techniques and let me know if they work or not. I sleep from 10 PM till 5 AM. What is your sleeping schedule?
क्या आपकी डाइट में फाइबर है? फाइबर हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब डाइटरी फाइबर का कितना रिक्वायरमेंट होता है? तो एक एवरेज एडल्ट मेल को अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर इन अ डे एंड फीमेल्स को अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर इन अ डे। यानी कि हम मान के चले कि हमें डेली 25 टू 30 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर रिक्वायर्ड रहता है टू हैव अ बैलेंस डाइट, टू हैव द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ फाइबर्स एंड टू हैव अ गुड गट हेल्थ। अब फाइबर के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? अगर हम सब्जियों की बात करें तो बीन्स यानी कि ब्लैक बीन्स एंड ग्रीन पीस, हरी मटर में बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है। सैलेड की बात करें तो कुकम्बर और ककड़ी यानी कि खीरा और ककड़ी बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं फाइबर के। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल और बनाना, केला और एप्पल, एक सेब 4.2 ग्राम ऑफ फाइबर हमें देता है, एक केला अप्रोक्सीमेटली 3 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर हमें दे देता है। अगर हम बात करते हैं ग्रेन्स की तो ओट मिल यानी कि दलिया और दूसरा होता है बाजरा। बाजरा और दलिया बहुत अच्छे सोर्सेज ऑफ फाइबर होते हैं, हमारी गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। अगर हम नट्स और सीड्स की बात करें तो ऑलमंड्स यानी कि बादाम और चिया सीड्स, इनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है। सो मेक श्योर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दैट यू हैव अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 ग्राम ऑफ फाइबर इन अ डे टू हैव अ रियली गुड गट हेल्थ। आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। फॉलो फॉर मोर। मैग्नीशियम का हमारी बॉडी में क्या रोल है? हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिनमें कि मैग्नीशियम एज अ को फैक्टर काम करता है और बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंटली हमारी मसल्स और हमारे नर्व सेल्स के लिए, हमारी मांसपेशियां और हमारे नर्व्स, हमारी नसों के लिए। तो मैग्नीशियम की कमी होने से सिम्टम्स क्या होते हैं? मसल क्रैम्प्स, फ्रीक्वेंट मसल क्रैम्प्स होना, नस पे नस चढ़ना, मसल ट्विचिंग, बार बार फ्रीक्वेंट मसल ट्विचिंग के साथ बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन लेकर आते हैं। उसमें एक कॉज मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी हो सकता है। और अगर सीवियर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होता है तो सीजर्स यानी कि दौरे और हार्ट में रिदम के इश्यूज, कार्डियक एरिथमियाज जैसे इश्यूज भी आ सकते हैं। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी क्यों होती है? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो इज विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर विटामिन डी कम है तो मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को डाइट में से कम कर देता है। प्रोलॉन्ग्ड एंटासिड यूज, जरूर बहुत लंबे टाइम तक एंटासिड यानी कि एसिडिटी की दवाइयों का यूज करना मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ही लेवल्स को ब्लड में कम करता है। देन प्रोलॉन्ग डायरिया, क्रॉनिक डायरिया, बहुत लंबे टाइम तक लूज मोशंस रहना। प्रेगनेंसी में मैग्नीशियम लेवल कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाइट में मैग्नीशियम का लेवल कम होने की वजह से भी न्यूट्रिशनल कॉज मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें कि मैग्नीशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो मैग्नीशियम, जैसा कि हमें पता है कि हमारी मसल्स और हमारे नर्व सेल्स की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए, अच्छी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एज अ को फैक्टर काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड आइटम्स कौन से हैं जिनमें कि मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है? सो ऑलमंड्स, पंपकिन सीड्स, बनाना यानी कि केला, बीन्स, ओटमील, इवन कोकोनट वाटर। नारियल पानी में पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम की क्वांटिटी अच्छी होती है। शेयर दिस वीडियो विद एवरीबॉडी and let me know in comment section whether you knew this and are you having these food items or not. जिंक हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, हमारी हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है? तो हमारी बॉडी में 3 ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें जिंक बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। पहला, इम्यून सिस्टम। अच्छी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में विटामिन सी के साथ साथ जिंक का बहुत बड़ा रोल है। सेकेंड, गट हेल्थ। गट हेल्थ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इंटेस्टीन होती हैं, उसकी कवरिंग को, लेयर में जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, उनको मेंटेन करने में जिंक का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट बच्चों में जब डायरिया या लूज मोशंस होते हैं तो जिंक एज अ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। थर्ड, स्किन इश्यूज। एक्ने की हीलिंग में जिंक का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी वुंड्स, कट होता है या फिर चोट लगती है, वुंड्स हैं, तो उनके हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जिंक बहुत अच्छा होता है। अगर जिंक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो कौन से फूड आइटम्स हैं जिसमें जिंक का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है? तो जो लोग वेजिटेरियन फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं उनके लिए मसूर की दाल यानी कि लेंटिल्स, बीन्स, नट्स एंड सीड्स यानी कि काजू, बादाम और पंपकिन सीड्स एंड मशरूम्स, इनमें जिंक का क्वांटिटी बहुत अच्छा है। होल एग्स में जिंक बहुत अच्छा होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं उनके लिए सी फूड यानी कि ऑयस्टर वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ जिंक। अगर आपको गट हेल्थ या फिर आपको स्किन के इश्यूज हैं या वुंड हीलिंग डिलेड होता है तो जिंक को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। क्या आपको कभी सेंट्रल चेस्ट में बर्निंग या पेन जैसी फीलिंग हुई है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। अब इसका एक कॉमन कॉज हो सकता है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रिफ्लक्स का मतलब होता है रिटर्न।
तो पेट से फूड पाइप में खाना या फिर गैस का रिटर्न होना, रिफ्लक्स होना, जिसकी वजह से आपको सेंट्रल चेस्ट में बर्निंग, पेन, ब्लोटिंग वाली फीलिंग, बार बार डकारे आना, वॉमिटिंग वाली फीलिंग रहना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इसको कम करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी ओवर ईटिंग ना करें। आपकी गट हेल्थ के लिए भी बुरा है, आपको रिफ्लक्स का इश्यू भी कर सकता है। तो फ्रीक्वेंट स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील्स लें, हमेशा छोटा छोटा पोर्शन लें खाने का और फ्रीक्वेंटली लें, उसको डिवाइड कर लें, अपना 24 आवर मील का एक डिवाइड करके लें। सेकेंडली, खाना खाने के बाद 30 मिनट्स तक कभी भी लेटे नहीं, क्योंकि उससे स्टमक से फूड पाइप में रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करें। स्मोकिंग में एक कंपोनेंट होता है निकोटीन, जो एक स्फिंक्टर होता है, जो स्टमक से फूड पाइप में खाने को रोकता है, ऊपर जाने को, रिफ्लक्स को रोकता है, वो रिलैक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से रिफ्लक्स का इश्यू बढ़ जाता है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, वेट गेन, ये जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जो पेट का मोटापा होता है, ये भी उस स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है और रिफ्लक्स को काफी हद तक बढ़ा देता है। तो वेट लूज करें, बैलेंस डाइट लें, फिजिकल एक्टिविटी करें। मुंह में छाले यानी कि ओरल अल्सर्स को लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं। मैं आपको 3 चीजें बताना चाहती हूँ जो कि अगर मुंह में छाले हैं तो आपको उनका ध्यान रखना है। पहला, जो रेकरेंट ओरल अल्सर्स होते हैं, बार बार होते हैं, वो यूजुअली विटामिन B1, B2, B12, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो ये जो विटामिन और फॉलिक एसिड होता है, इसकी जरूरत होती है हमारे मुंह की जो कवरिंग होती है, ओरल कैविटी की जो एपिथेलियल कवरिंग है, उसको हेल्दी बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो उसमें इरोजन होता है, दैट लीड्स टू अल्सर फॉर्मेशन। तो इनके टेस्ट जरूर कराएं और अगर डेफिशिएंसी है तो उसको ट्रीट कराएं। सेकेंडली, अगर टोबैको च्यू करते हैं तो उसको अवॉइड करें, उसको छोड़ दें। क्विट टोबैको, स्टॉप टोबैको। टोबैको इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ ओरल अल्सर एज वेल एज ओरल कैंसर। एंड देन थर्डली, अगर बार बार ओरल अल्सर बन रहे हैं या मुंह में छाले हैं तो स्पाइसी मसालेदार खाना, गरम चीजें, गरम चाय, गरम कॉफी को अवॉइड करें। हॉट लिक्विड्स, हॉट मील्स अवॉइड करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो रेकरेंट ओरल अल्सर्स होते हैं वो यूजुअली विटामिन डेफिशिएंसी से होते हैं, बट उसके और भी बहुत सारे कॉजेज हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकन प्लानस है, कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं। तो अगर आपको बार बार ओरल अल्सर बन रहे हैं और विटामिन की कमी नहीं है तो डॉक्टर से जरूर मिलें और उसको जरूर ट्रीट कराएं। रीड द कैप्शन टू नो मोर अबाउट दिस। क्या आपको या आपके किसी जानकार को माइग्रेन की प्रॉब्लम है? इफ यस, यू नीड टू वॉच दिस। सो माइग्रेन एक ऐसा टाइप ऑफ हेडेक है जिसके ट्रिगर्स होते हैं। अगर आपको अपने माइग्रेन का ट्रिगर पता है और आप उसको अवॉइड करें, 50% ऑफ द ट्रीटमेंट इज डन। 50% इलाज वहीं के वहीं हो जाता है अगर आपको अपने माइग्रेन का ट्रिगर पता है और आपने उसको अवॉइड किया है। सो माइग्रेन के ट्रिगर्स हो सकते हैं टी, कॉफी, अल्कोहल, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट रहना, स्लीप डिप्राइवेशन एंड स्ट्रेस, इंक्रीज स्ट्रेस लेवल्स। सो माइग्रेन पेशेंट्स को हमेशा एडवाइजेबल है कि वो टी, कॉफी, अल्कोहल अवॉइड करें और कभी भी खाली पेट ना रहें। उनको हमेशा रेगुलर इंटरवल पे मील्स लेने चाहिए। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू आर अ माइग्रेन पेशेंट एंड इफ यू नो व्हाट इज योर ट्रिगर। मैम, मैं जैसे ही अपनी गर्दन को घुमाता हूँ या किसी एक तरफ देखता हूँ या करवट लेता हूँ तो मेरा सर घूम जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। जब भी कोई पेशेंट ये स्टेटमेंट लेकर मेरे पास आता है, मैं उनको ENT यानी कि कान नाक गले वाले डॉक्टर के पास जरूर कंसल्ट करने के लिए बोलती हूँ। उसका कारण ये है कि कंडीशन होती है BPPV यानी कि बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। बिनाइन मतलब जो ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है, ट्रीटेबल है। पैरोक्सिस्मल मतलब जो एकदम से शुरू हो और एकदम से ठीक हो जाए। पोजिशन के साथ होने वाली वर्टाइगो यानी कि स्पिनिंग सेंसेशन। तो नाम से पता चल रहा है कि ये पोस्चरल वर्टाइगो होता है, पोजीशन के साथ होता है। तो इसमें सिम्टम्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। पेशेंट आके बोलता है कि हम जैसे ही गर्दन एक तरफ घुमाते हैं या लेटे लेटे करवट चेंज करते हैं या लेट के एकदम से उठ गए हैं तो सर घूम जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये यूजुअली 20 to 30 सेकंड्स तक रहता है। एब्रप्ट ऑनसेट होता है, एब्रप्ट ऑफसेट रहता है। जितना जल्दी आता है उतना जल्दी चला भी जाता है और ये एपिसोड्स में होता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन चक्कर आता रहता है, एपिसोड्स में, अटैक्स में होता है। तो ये काफी स्पेसिफिक हिस्ट्री है। अब BPPV के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि बिना दवाइयों के ही इस चीज का ट्रीटमेंट कर देती हैं। तो अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ ENT स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर ये वीडियो है। यूरिन इन्फेक्शन के बारे में मैं आज आपको 3 बातें बताना चाहती हूँ। पहला, यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स। सो यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं बर्निंग मिक्चुरेशन यानी कि यूरिन पास करते हुए जलन होना। सेकेंड, यूरिन पास करते हुए पेन होना, डिसयूरिया।
एंड यूरिन में ब्लड का पास होना। तो ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि यूरिन इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। अब सेकेंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यूरिन इन्फेक्शन यूटीआई के मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक का। तो आप कभी भी प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें ज़रूर लिखा होगा प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक। तो वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है यूरिन इन्फेक्शन में। एटलीस्ट 2 to 3 लीटर वाटर पर डे इज रिकमेंडेड एनी वेज, बट यूटीआई में तो आपको मेक श्योर करना है कि इतना वाटर इनटेक तो आप ले रहे हैं। एंड थर्डली, यूटीआई इज यूजुअली बैक्टीरियल। यूरिन इन्फेक्शन यूजुअली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो अगर इनमें से कोई भी इंडिकेटर्स हैं, कोई भी सिम्टम्स आपको हैं, तो डू नॉट हेजिटेट टू मीट। हम सभी लाइफ में कभी ना कभी कॉन्स्टिपेटेड जरूर रहे हैं। आई वुड बी लाइंग टू यू इफ आई से दैट आई हैव नेवर बीन कॉन्स्टिपेटेड इन माई लाइफ। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिपेशन टुडे। ये कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना, प्रिवेंट करना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है। तो कॉन्स्टिपेशन को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कब्जी से कैसे बचा जाए, तो पहली ज़रूरी चीज़ है कि वाटर इनटेक, पानी का इनटेक 2 to 3 लीटर वाटर इन 24 आवर्स इज नीडेड फॉर यू एंड सफिशिएंट फॉर यू, बट रियली नीडेड, रिक्वायर्ड है। सो 2 से 3 लीटर पानी रोजाना ज़रूर पिएं। सेकेंडली, डाइटरी फाइबर बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने में, प्रिवेंट करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। अब डाइटरी फाइबर कौन से फूड आइटम्स में होता है, तो ये हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पेशली सेब और नाशपाती। अब मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि फ्रूट्स को जूस के फॉर्म में ना लेके होल फ्रूट कंज्यूम करें अगर आपको उसका डाइटरी फाइबर कंटेंट चाहिए। तो जब भी आप फ्रूट को जूस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका डाइटरी फाइबर भी माइनस हो जाता है। तो अगर आपको डाइटरी फाइबर का कंटेंट अच्छा चाहिए तो कंज्यूम होल फ्रूट, राइट। सेकेंडली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां। फिर दही, बादाम और अखरोट, 2 बादाम 2 अखरोट मॉर्निंग में ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इनमें भी फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिए। और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और उसको कम करने के 3 तरीके आज मैं आपको बताऊंगी। पहला है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं कि ब्रीथ इन थ्रू योर नोज एंड ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ डीपली, उनका असर इस चीज़ पे कैसे पड़ता है। तो ये जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं ये हमारे हार्ट रेट को लोअर करती है। दे स्टिमुलेट ए रिफ्लेक्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एक रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करती हैं जिससे हमारा हार्ट रेट लोअर होता है, हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है एंड इट मेक्स अस रिलैक्स। सो दैट्स हाउ दे हेल्प अस। सेकेंडली, योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, फिजिकल एक्टिविटी बॉडी में सारी स्ट्रेस रिलेटेड हॉर्मोन्स, एंजाइटी रिलेटेड हॉर्मोन्स, जो भी पेप्टाइड्स मॉलिक्यूल्स बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं, हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन सबको रेगुलेट करके रखता है। एंजाइटी को दूर करने में, एटलीस्ट उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल है। एंड थर्ड इज जर्नलिंग मीन्स कि कीपिंग अ डेली जर्नल, कि आप एक डायरी रखें और उसमें डेली का आप अपनी चीज़ों को लिखें। उससे क्या होगा कि यू विल बी प्रायोरिटाइजिंग योर फियर्स, यू विल बी प्रायोरिटाइजिंग योर कंसर्न्स। आपको पता रहेगा कि क्या क्या मेरे कंसर्निंग पॉइंट्स हैं एंड यू विल बी एट अ बेटर। Do you know there is a fluid in our brain that keeps on flowing 24/7 inside our brain? This is how it flows in our brain. Now, if the pressure of this fluid increases above the normal limit in your brain, then it can lead to headache along with threatening your vision, along with threatening your eyesight. Secondly, if the fluid pressure goes lower than the normal range, then it can again lead to headache, and this time the headache varies with your posture. It gets worsened, it gets more, you have more headache when you stand up, and it gets less or it becomes less in intensity when you lie down. So if you have any postural headaches, if you have any type of headache with vision loss or blurring of vision for few seconds, go get yourself checked, consult a neurologist, ask your doubts in the comment section. Follow for more. क्या पत्ता गोभी या फूल गोभी खाने से आपको दिमाग के कीड़े की प्रॉब्लम हो सकती है? तो ये जो दिमाग का कीड़ा का जो प्रॉब्लम है इसका नाम है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, और ये एक वर्म से होता है जिसका नाम होता है टीनिया सोलियम, जो कि जिसके एग्स सॉइल में होते हैं, मिट्टी में होते हैं। तो अगर कोई भी वेजिटेबल, कोई भी सब्जी अगर प्रॉपरली वॉश ना हो पाए, प्रॉपरली कुक ना हो पाए, तो चांसेस हैं कि उस मिट्टी में हो सकता है टीनिया की एग्स हो, आप कंज्यूम करें और आपको ये प्रॉब्लम हो। और इंडिया में न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस काफ़ी कॉमन है, सीजर्स के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज में से आता है। सेकेंडली, जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड में पोर्क कंज्यूम करते हैं, तो अगर आप पोर्क को अनकुक्ड कंज्यूम करेंगे देन अगेन यू आर एट रिस्क ऑफ हैविंग दिस इन्फेक्शन. So my advice to you, wash and cook the vegetables properly before consuming and never eat uncooked pork.
హాయ్ అండి, నేను డాక్టర్ పర్సంటి సుమన్, చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్. ఈ యాంటీబయాటిక్స్ వాడే విధానానికి వచ్చేసరికి చాలా మంది పేరెంట్స్ కి కొన్ని వందల డౌట్స్ ఉంటాయి. సో అన్నిట్లో ముఖ్యమైన డౌట్ ఎట్లా అంటే ఈ ఎట్లా కలుపుకోవాలి సార్ ఇవి అనే దాని మీద మాత్రమే ఈ వీడియోలో చెప్తా అన్నట్టు. సో చాలా వరకు మనం రాసే యాంటీబయాటిక్స్, మనం వాడే యాంటీబయాటిక్స్ లో ఎక్కువ వరకు ఈ పౌడర్ ఫామ్ లో ఉన్నాయే దొరుకుతాయి. అంటే ఇట్లా మీరు డబ్బా ఓపెన్ చేస్తే ఇట్లా పౌడర్ దొరుకుతాయి. అయితే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మీరు దీన్ని పౌడర్ ని ఫస్ట్ షేక్ చేయాలి. మంచిగా ఊపిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇట్లా నీళ్ళ బాటిల్ ఇస్తారు వీళ్ళు. దీంట్లో వీళ్ళు 2 బాటిల్ ఇచ్చారు. అయితే ఈ 2 బాటిల్లు ఓపెన్ చేసుకొని దీంట్లో పోసుకోవాలి. ఎంతవరకు పోయాలి సార్, మొత్తం నింపాలనా అంటే మాత్రం బరాబర్ దీని మీద ఒక మార్క్ ఉంటుంది, ఒక గీత ఉంటుంది. ఈ గీత వరకే నింపాలి. ఇప్పుడు ఈ 2 బాటిల్ ఓపెన్ చేస్తే గీత వరకే వేస్తే, ఒక పుసుకున కనుక మీకు ఎక్కువ నీళ్ళు అనిపించినట్టయితే మాత్రం ఇక్కడ వరకే పోసి ఆపేయండి తప్పించి దీని మీద నింపొద్దు. దీని మీద నింపితే ఏమవుతుందంటే దీని కాంపోజిషన్ తేడా అవుతుంది, మనం వేసిన డోస్ తప్పైపోతుంది. సో బరాబర్ వీళ్ళు ఇచ్చిన మార్క్ వరకే నింపాలి. సార్ ఇవి ఇలా కాకుండా వేడి నీళ్ళు పోసుకోనా లేకపోతే ట్యాప్ నీళ్ళు పోయానా అని చెప్పేసి గసంటి పిచ్చి నీళ్ళు దీనిలో కలపొద్దు. ఎందుకంటే చాలా వరకు ఆ నీళ్ళతోటి మళ్ళీ లేనిపోయిన ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కంపల్సరీ వీళ్ళు ఇచ్చిన స్టెరైల్ వాటర్ మాత్రమే దీంట్లో వాడాలి. ఇట్లా వాడుకొని చేసుకోండి. మీకు కనుక అర్థమైతే లేదనుకోండి, ఈ డబ్బా మీద వాళ్ళు రాస్తారు బరాబర్ కంపల్సరీ ప్రతి యాంటీబయాటిక్ డబ్బా మీద ఎట్లా కలుపుకోవాలన్న ముచ్చట ఉంటుంది. ఇంకా సరిపోతే కొంతమంది లోపల చిన్న చిట్టి కూడా ఇస్తారు, అవి కూడా చూసి కలుపుకోండి. కానీ దీంట్లో వచ్చడానికి ప్రయోగాలు చేయకండి. ఓకే, అందరికీ నమస్కారం. ఈ సీజన్లో చిన్నపిల్లలకి డైపర్ ర్యాష్ వచ్చే అవకాశం బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. బయట చల్లగా ఉంది కాబట్టి యూరిన్ ఎక్కువగా వెళ్తుంటారని తల్లులు వాళ్ళకి డైపర్స్ వేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ డైపర్స్ని ఫ్రీక్వెంట్గా చేంజ్ చేయకపోయినా, డైపర్కి మధ్యలో సరిగ్గా క్లీన్ చేయకపోయినా వాళ్ళకి డైపర్ ర్యాష్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ పిల్లలకి డైపర్ ర్యాష్ వచ్చినట్లయితే ఈ విషయాల్ని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళకి క్లీన్ చేసేటప్పుడు సోప్ని కానీ లేదంటే వెట్ వైప్స్ని కానీ యూస్ చేయొద్దు. అవి యూస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి స్కిన్ ఇంకా ఇరిటేట్ అయిపోయి పిల్లలు ఇంకా ఎక్కువగా ఏడుస్తారు. సో వాళ్ళకి ఎలా క్లీన్ చేయాలంటే ఒక మెత్తటి కాటన్ క్లాత్ని తీసుకొని గోరువెచ్చని నీళ్ళలో ముంచి దాంతో క్లీన్ చేయండి. క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు డైపర్స్ వేయాలనుకుంటే ఫ్రీక్వెంట్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉండండి. లేదంటే కంప్లీట్గా డైపర్స్ ఆపేసినా పర్వాలేదు. జింక్ ఆక్సైడ్ డైపర్ ర్యాష్ క్రీమ్ని రోజుకి 3 సార్లు వాడడం వల్ల ఒక 3 to 4 డేస్లో ఈ ర్యాష్ తగ్గిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ. Hello, sir. There's one patient of COPD in the emergency room. He's fully blue and fully bloated. Sham, start him on oxygen therapy. Sir, I am setting up the non-rebreather mask as we speak. Non-rebreather masks are meant for high flow oxygen delivery. But this is a patient of COPD. He needs low flow oxygen. His oxygen saturation level is only 85%. High flow oxygen in COPD patients can end up obliterating the hypoxic drive, which is the sole stimulus for respiration due to the long-standing hypercarbia. And also, rapidly eliminating the hypoxia can reverse the hypoxia-induced pulmonary vasoconstriction. Therefore, it may end up leading to shunting of blood to poorly oxygenated segments of the lung. Okay, sir. In that case, I'll start him on 2 to 4 liters of oxygen via nasal prongs. And so one more case is there. He's come with excruciating unilateral headache. I did a CT scan for him and it's turned out to be normal. But he said he gets periods of these kind of headache episodes lasting 2 to 3 hours for only 6 to 8 weeks in a year. And then the rest of the year he's headache free. Start him also on oxygen therapy. I think you misheard me, sir. I said he's come with a headache. What you described sounds like cluster headache. And for that we need to treat with high flow nasal oxygen. His oxygen saturation is 99%. In an acute cluster headache, we need to treat with 10 to 15 liters of oxygen per minute. It's a good thing I had already opened a non-rebreather mask. I'll give him 15 liters of oxygen per minute. How to manage a OPD patients of the pneumonia? Means the stable patient. In the stable OPD patients, if the patient is the healthy and patient had not taken any antibiotics in last 3 months, then the treatment is macrolides, which includes azithromycin and clarithromycin. Azithromycin dose is 500 mg on the first day, followed by 250 mg once in a day for second day to fifth day. The dose of clarithromycin is 500 mg BD. Alternatively, we can give doxycycline instead of macrolide. The dose of doxycycline is 100 mg BD for 5 days. But if the patient is having other comorbidity along with the pneumonia, like patient is non-case of diabetes, hypertension, non-case of chronic kidney disease or some heart disease, or patient had taken any antibiotic in last 3 months due to any other illness, then we have to go for respiratory fluoroquinolones
or beta-lactam group. In the respiratory fluoroquinolones antibiotic, included is moxifloxacin and the levofloxacin. The dose of moxifloxacin is 400 mg oral once in a day, or levofloxacin 750 mg oral once in a day for 5 days. We can give beta-lactam group, which include augmentin, which means amoxicillin plus clavulanic acid. The dose is 2 gram BD, or we can give cefuroxime 500 mg BD or cefopodoxime 200 mg BD. Along with the beta-lactam, we have to give macrolide, means the azithromycin and clarithromycin along with the beta-lactam group. The treatment for the indoor patient which are admitted in the wards, non-ICU patients, are treated with the respiratory fluoroquinolones like moxifloxacin 400 mg oral or IV once in a day, or levofloxacin 750 mg oral or IV once in a day for 5 days. Or we can give beta-lactam group like ceftriaxone 1 gram BD or augmentin 2 gram BD or cefuroxime 500 mg BD or cefopodoxime 500 mg BD plus macrolide, azithromycin or clarithromycin. If the patient is admitted in the ICU, then we have to give the ceftriaxone 1 gram BD or the cefotaxime 1 gram TDS or cefoperazone sulbactam 3 gram BD along with macrolide or respiratory fluoroquinolones. Macrolide is azithromycin or clarithromycin, or respiratory fluoroquinolones is moxifloxacin or levofloxacin. Now some special conditions in pneumonia. If we are suspecting the Pseudomonas infection or we identified Pseudomonas in sputum culture report, then we have to give anti-pseudomonal drug which included piptaz, cefepime, imipenem or meropenem. Piptaz means piperacillin plus tazobactam. The dose is 4.45 gram per 6 hourly. The cefepime is 1 gram BD. Imipenem is 500 mg 6 hourly. Meropenem is 1 gram TDS. Along with this, we have to give the respiratory fluoroquinolones, which is moxifloxacin or levofloxacin. If we identified CA-MRSA means community acquired methicillin resistant Staph aureus in the sputum culture report, then we have to give vancomycin or linezolid. The dose of vancomycin is 15 mg per kg per day, and the dose of linezolid is 600 mg BD. Along with this, we have to give clindamycin 300 mg 6 hourly. Now, how to decide whether to keep patient in the ward or ICU, or we have to give treat patient on the basis of OPD treatment. It required the criteria known as CURB 65 criteria, CURB 65 criteria. C means confusion. If patient presented with the confused state or altered mental status, patient's urea more than 7 millimole per liter, if patient's respiratory rate is more than 30, or if BP is less than 90 by 60, or if patient's age is more than 65. Each variable has 1 point, means CURB 65 total is 5 points. If there is no criteria is matched, then the point 0 means the patient is stable and we can treat on the basis of OPD. If 1 or 2 variable is positive, then we have to treat in the ward, but we have to admit the patient. Or if 3 or more variable is present, then we have to treat patient in the ICU. Urinary tract include kidney, renal pelvis, ureter, urinary bladder and the urethra. Infection of the bladder is known as a cystitis and infection of the kidney is known as a pyelonephritis. UTI is more common in female than the male because of shorter urethra in female. What are the causes of urinary tract infection? The organism, we can remember it like KIPS, KWPS is the pneumonic, Klebsiella, E. coli, Enterococcus, Pseudomonas or Proteus, and the Serratia. Among these, E. coli is the most common. Some atypical organisms which also can lead to the urinary tract infection are tuberculosis, chlamydia, trachomatis, and the candida like fungus. What are the symptoms which are seen in the urinary tract infection? Some patient are asymptomatic, some patient is having only urinary symptom, and some patient is having a urinary symptoms plus systemic symptoms. If patient is asymptomatic, then it is known as a asymptomatic bacteriuria. Urinary symptoms include dysuria, frequency, urgency, and the hematuria. Dysuria means pain while the micturition. Frequency means patient has to go for the washroom frequently. Urgency means patient is not able to hold the urine for the longer duration, patient having a urge to go to the washroom. Hematuria means blood in the urine.
Systemic symptoms include fever with chills, nausea and vomiting. In the serious cases, altered mental status also seen in the UTI, back pain and the flank pain seen in the pyelonephritis. If patient is having only urinary symptoms, then it is known as a uncomplicated UTI. If patient is having a urinary symptoms plus systemic symptoms, then it is known as a complicated UTI. Treatment for the uncomplicated UTI and the complicated UTI are different. What are the investigations which are required to diagnose the urinary tract infection? Urine report and blood report. Urine report include urine routine micro and the urine culture. In urine routine micro, we can see nitrites, pus cell and the leukocyte are positive. In urine culture, we can identify the organism and the sensitive antibiotic. In the CBC report, we can find the leukocytosis, IWBC count. In blood culture, we can identify the organism and the sensitive antibiotic. For the complication, we have to do serum creatinine, USG kidney ureter bladder, USG KUB. In the USG, we can see bladder thickness, kidney size, kidney echo texture and corticomedullary differentiation. Now, treatment for the uncomplicated UTI include nitrofurantoin 100 mg BD for 5 to 7 days, phosphomycin sachet or phosphomycin powder. A 3 gram single dose is enough, but for the phosphomycin, the serum creatinine should be normal. The treatment of choice is the fluoroquinolones, ciprofloxacin, norfloxacin or the levofloxacin. The dose of ciprofloxacin is 500 mg BD orally or 400 mg IV BD. Norfloxacin dose is 400 mg BD and the levofloxacin dose is 250 or 500 mg orally or IV once daily for 5 to 7 days. We can give beta-lactamase like the amoxicillin, cephalosporin group like ceftazidime, cefixime, cefopodoxime like drug for 5 to 7 days. We can also give Septran means trimethoprime and sulfamethoxazole 1 double strength tablet 2 times in a day for 3 days. For the complicated UTI and pyelonephritis, we have to give fluoroquinolones. Fluoroquinolones is the first line of therapy. We can give orally or IV. The treatment is ciprofloxacin and the levofloxacin. Ciprofloxacin is 500 mg BD with or without initial IV 400 mg dose. The dose of levofloxacin is 250 or 500 mg orally or IV once daily for 5 to 7 days. We can also give Septran, trimethoprime and sulfamethoxazole 1 double strength tablet twice a day for 14 days. If patient is serious and not responding to oral therapy, then we have to give the intravenous ceftriaxone 1 gram BD. We can give extended spectrum cephalosporin like ceftazidime, cefosalbectam, cefoperazone and salbectam along with the aminoglycoside like amikacin and the gentamicin. We can also give beta-lactam plus beta-lactamase inhibitor like ampicillin salbectam or piperacillin tazobactam like Piptaz. In the severe cases, we have to give the higher antibiotic like the carbapenem, which include imipenem, meropenem and the cilastin. Once the patient is stable and responded clinically, then we have to switch to oral therapy from the IV or parenteral therapy. But if the patient is more complicated and patient is having a previous history of pyelonephritis and we are suspecting microbial resistance in the patient or patient is not improving clinically, then treatment should be guided by the urine culture report. 2,000 years later. A letter to myself. Dear me, love yourself a little bit more than yesterday. Make yourself a priority. Chase your goals. Be grateful for the things you have. Be proud of yourself. You are a sparkling star. You are your own rainbow. Celebrate yourself as always.